कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं नियंत्रण एवं समन्वय, जो 2 नंबर एक्सरसाइज बायोलॉजी का है और इसका पहला पार्ट आपका क्लियर हो चुका है। दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट में जो पहले पार्ट में हुआ उससे आगे बढ़ करके हम लोग दूसरे पार्ट में करने वाले हैं। एक और इसका वीडियो बनेगा जो तीसरा पार्ट का होगा, वो भी आपका थ्योरी का वीडियो बनेगा। और सबसे लास्ट में आपको मजा आने वाला है साथ में, यानी कि पार्ट 3 में आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। तो पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर के देखें और पार्ट 2 का बिल्कुल अंत तक जरूर देखें और पार्ट 3 का इंतजार बिल्कुल करेंगे। अगले दिन आपका इसका पार्ट 3 मिलने वाला है। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे कक्षा 10th बायोलॉजी की। अगर बात करें तो पार्ट 2 यानी कि दूसरा नंबर एक्सरसाइज है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं और इसकी पूरी तरह से कंप्लीट तीसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में जितना उतना बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते चलेंगे। शुरुआत अगर बात करें तो देखेंगे हम लोग कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार होता है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पूरी तरह से ये जाने कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, पादप जीव जंतु यानी कह सकते हैं डायरेक्टली कि पादपों में किस प्रकार के नियंत्रण और समन्वय होता है, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया था। आज हम लोग जीवों में बारे में जानेंगे, यानी जंतुओं में, हम लोग मानवों में जानेंगे, है ना, जंगली जानवर हो या हम लोग हैं, हम सभी में जानेंगे कि किस तरह से नियंत्रण और समन्वय होता है। पहले हम अपने मनुष्य के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर में क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय। तो उसके बारे में अगर बात करें तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय निम्नलिखित 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। ये बात बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये लगभग 2 प्रकार से, यानी कह सकते हैं डायरेक्टली कि नियंत्रण और समन्वय निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात अगर करें तो ये हम लोग देखेंगे पहली बात में कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। और दूसरी बात है हम लोग देखेंगे कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। अब रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बात करें तो उसके बाद तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें। अब शुरुआत होता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो देखिए, वैसे नियंत्रण एवं समन्वय जो रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। रासायनिक क्रिया मतलब हमारे अंदर वैसा परिवर्तन जो एक बार बदले 2 बार नहीं बदलता, उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को या रासायनिक नियंत्रण और समन्वय हम लोग बिल्कुल तरह से जाने, जिसे कह सकते हैं अगर एक प्रकार से कहें कि दवाई से या किसी और अति से जो परिवर्तन होता है या नियंत्रण होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। और तंत्रिकीय मतलब हमारे शरीर के अंदर एक तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र होते हैं और उसके द्वारा अगर नियंत्रण एवं समन्वय होता है तो उसको हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। अगर बात करते हैं शुरुआत में यानी पहले नंबर को रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय की, तो उसकी बात देखिए पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और ये नॉर्मल चीज है कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कि जो नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है उसे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। और इसके ज्यादा मात्रा में आपको पढ़ना ही नहीं है, यानी कि ज्यादा इसके बारे में विशेष हमको जाना नहीं है। बस इतना नॉर्मल याद रखिए कि वैसा नियंत्रण एवं समन्वय जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, यानी दवा खाकर मान लीजिए हमारे अंदर कोई चेंजिंग करना हो। अब चेंजिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम पिछले बार बताए थे कि किसी को अगर मान लीजिए कि इमली यानी खट्टे चीज देख करके मुंह में पानी आ रहा होता है, ये हमारे शरीर में उद्दीपन होता है या उत्तेजना होता है, या किसी को देख करके हमारे अंदर जो बदलाव होता है, रिएक्शन होता है, ये सारे के सारे क्या है, नियंत्रण और समन्वय, यानी कि इसको कंट्रोल करना नियंत्रण कहलाएगा और इसके व्यवस्था करना समन्वय होता है। तो इसी चीज के बारे में बात करते हैं कि हमारे अंदर जो किसी चीज में मान लीजिए कि हमारे अंदर कभी गुदगुदी न बढ़े, या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर कोई किसी के प्रति वो अट्रैक्शन ना हो, तो उसके लिए हमें डॉक्टरों से मिलकर के और दवा खा करके हम अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। और जिसको हम लोग तंत्रिकीय, हमारे शरीर के अंदर जो नेचुरल प्राकृतिक चीज है और उसके द्वारा अगर बदलाव होता है या कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल करने की ऐसी बात करते हैं, तो उसको हम लोग तंत्रिकीय बोलते हैं। अब ये तो हमारा नॉर्मल था, तो एक बार में एक ही लाइन में आपका कंप्लीट होता है। लेकिन दूसरा है जो सबसे खास वाला, जो नेचुरल हमारे शरीर के अंदर बहुत अधिक होता है, यानी सब दिना काम आने वाले या हर प्रकार में आपको यूज करने वाला चीज है, जो हर एक व्यक्ति में होता है। ये तो आप दवा खाइएगा तो आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर खुद मौजूद होता है और हम अपने शरीर के अंदर के खुद
की बात है जो उस पूरी तरह से कंप्लीट जाती है। अब पहले अगर बात करें तो ये देखते चलेंगे हम लोग कि तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। कौन? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें क्या होता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा कोई नियंत्रण एवं समन्वय होता है, उसे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। ये भी कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है तंत्रिका ऊतक। अब तंत्रिका ऊतक में होता है कि हमारे शरीर के अंदर कई सारे ऊतक है, जिसमें तंत्रिका ऊतक आपका मेन होता है। अब इसमें ये बात करेंगे कि समस्त अंगों यानी हमारे शरीर के अंदर जितने सारे अंग है वो सारे अंग तथा समस्त अंगों एवं कार्यों में सामंजस्य स्थापित के तंत्रिका ऊतक के प्रमुख विशेषता है। कहता हमारे शरीर के समस्त मतलब टोटल सभी अंगों एवं कार्यों में सामंजस्य मतलब उसको कहते हैं, सामंजस्य मतलब ये कह सकते हैं कंट्रोल करना या उसके क्षमता को बताना, तो उसको बोलते हैं। तो हमारे जितने अंग हैं उन सभी अंगों के काम के क्षमता स्थापित करने का तंत्रिका ऊतक जो होता है प्रमुख विशेषता होती है। कहता है कि मस्तिष्क में मेरुरज्जु एवं स्वयं तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। हमारे मस्तिष्क में जो मेरुरज्जु होती है एवं स्वयं तंत्रिकाएं भी होती है, वो तंत्रिका तंत्र का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका तंत्र का बना होता है। आगे की बात करें तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक का बना होता है, और यह इसकी इकाई न्यूरॉन होती है। याद रखेंगे तंत्रिका ऊतक का जो इकाई होता है जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि तंत्रिका तंत्र का जो इकाई की अगर बात करें सबसे सूक्ष्म इकाई तो वो हमारा न्यूरॉन होता है, और यह मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका होते हैं। ये हमारे शरीर के अगर बात करें तो हमारे शरीर के अंदर के सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका ऊतक होता है। कौन सा ऊतक? तंत्रिका ऊतक। बिल्कुल याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन पूछा है या जनरल नॉलेज के लिए भी याद कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका हमारे शरीर के सबसे लंबी कोशिका होता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे, और अगला नंबर देखिए, ये हमारा तंत्रिका तंत्र है। क्या है? तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक कह सकते हैं, तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र है। अब इसी के बारे में हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे। देखिए तंत्रिका तंत्र भी 3 प्रकार का आता है, जिसमें सबसे यहाँ पर दिख रहे होंगे ये तारा की तरह आपको दिख रहा होगा, जिसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। उसके अंदर बीच में एक केंद्रक होता है, उसके एक बोलते हैं डेटाइस बोलते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। ये 3 तरह से होते हैं, और तीनों के बारे में अगर बात करें तो ये देखेंगे कि तंत्रिका ऊतक के 3 भाग होते हैं। तंत्रिका ऊतक के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहली की अगर बात करें तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंतु और न्यूरोलिया, है ना। कहता है न्यूरोलिया जो है ये आपका होता है, यानी 3 तरह है। अब तीनों में तंत्रिका कोशिका जानते हैं, तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका की अगर बात करें तो तंत्रिका कोशिका कहता तंत्रिक कोशिका या तंत्रिका कोशिका के यानी जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन बोलेंगे, और यहाँ पर याद रखेंगे तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका तंत्र में स्थित जो उत्तेजनीय कोशिका होता है, और इसी को हम लोग तंत्रिका कोशिका कहेंगे। और इस तंत्रिका कोशिका जो यानी इस कोशिका का काम क्या होता है? मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना, यानी दिमाग से सूचना को लाने ले जाने का जो काम करता है ये तंत्रिका कोशिका करता है। कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करता है। आगे कहता है कि यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। यह जो काम होता है ये किसके द्वारा होता है? विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। हमारे तरफ दिमाग में जो कोई इंफॉर्मेशन अगर पहुंचता है तो वो ये विद्युत बिजली के करंट के द्वारा, बिल्कुल जैसे करंट जाता है वैसे ये जाकर के सूचना पहुंचाता है, और यहाँ से सूचना को हमारे शरीर के अनेक भाग में जो पहुंचाने का काम करता है वो भी करंट के तरह विद्युत रासायनिक करंट यानी कह सकते हैं संकेत के द्वारा होता है। कहता है कि तंत्रिका कोशिका के भी 3 भाग होता है, जिसमें साइटोन, डेरॉन और क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। पहली बात है साइटोन, तो साइटोन के बारे में जानते हैं। साइटोन जो देखिए हमारे तंत्रिका तंत्र है जिसके बीच बीच में जो तारा की तरह आपको दिख रहा होगा, ये जो बूंदे बूंदे दिख रहा हो, इसी को हम लोग साइटोन कहते हैं। यह तंत्रिका कोशिका का सबसे प्रमुख भाग है। यह जो है तंत्रिका कोशिका का सबसे प्रमुख भाग है। इसका आकार तारे के समान, तारे मतलब स्टार के समान होता है। किसके समान होता है? स्टार के समान यानी तारा के समान होता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये किसके समान होता है? तारे के समान होते हैं।
आगे अगर बात करें तो इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर एक केंद्रक होता है, यानी किसके, साइटोन के अंदर। साइटोन तारे के समान होते हैं और इसके अंदर केंद्रक होते हैं, और केंद्रक के अंदर अनेक तथा प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाया जाता है। बिल्कुल याद रखिए, केंद्रक के अंदर तथा अनेक यानी कई सारे प्रोटीन युक्त, प्रोटीन से मिला हुआ रंगीन कण पाए जाते हैं, जिसे निसिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, निसिल्स कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये हमारा साइटोन हो गया। अगली अगर बात समझे तो डेड्रॉन के बारे में सुनेंगे, दूसरा नंबर में आता है। साइटोन से निकले हुए पतले तंतु जो एक अधिक होते हैं, एक से अधिक होते, एक या अधिक होते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये जो बूंदा बूंदा करके जो स्टार की तरह दिया हुआ है, ये हमारा जो स्टार की तरह, दिखिएगा एकदम ध्यान से इसको, ये बिल्कुल स्टार की तरह इस तरह से जो दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, ये साइटोन होता है। क्या होता है, साइटोन होता है। इसके ऊपर जो पतले पतले जो बाल की तरह जो दिख रहा होगा, इसी को बोलेंगे डेड्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, डेड्रॉन। ये पांचों तरफ ये कह सकते हैं, छह तरफ ये हर एक प्रकार के इस तरह से निकले रहते हैं, तो इसको हम लोग डेड्रॉन कहते हैं। और यह बाहरी संवेदनाओं को, बाहरी सूचनाओं को ये क्या करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण करके हमारे दिमाग को भेजता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करके और साइटोन को देता है। किसको देता है, साइटोन को, और साइटोन हमारे दिमाग के पास रहता है। तो इतना ही हम लोग याद रखेंगे। डेड्रॉन का काम क्या होता है, ये बाहरी, जैसे आपको शरीर को कोई छुआ, मच्छर हो, मक्खी हो, या किसी भी चीज हो जो हमारे शरीर को अगर टच करता है, और तुरंत हम लोग जान जाते हैं कि हमारे शरीर के हाथ के, शरीर के कौन से हिस्सा को कोई टच किया है, या हो सकता है कोई पिल्लू हो, या कोई कीड़ा मकोड़ा जो है, या कोई सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के ऊपर चढ़ा है, वो हमारे शरीर को तुरंत सूचना भेजने का काम करता है साइटोन के पास, और साइटोन हमारे दिमाग के पास रहता है। तो यह डेड्रॉन का काम होता है, सूचना को प्राप्त करना, बाह्य संग्रहण को और साइटोन को देना। आगे अगर बात करें तो एक्सॉन जानेंगे, और एक्सॉन बिल्कुल अभी यही बात होता है कि इस तरह से जो स्टार की तरह जो होता है, स्टारे वाला में इस तरह से जो ये नीचे की तरह जो निकले हुए रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सॉन बोलते हैं। कहता है साइटोन से प्रारंभ, ये देखिए सबसे अंदर क्या होता है, साइटोन, और साइटोन से निकलने वाले क्या होते हैं, तो ये बिल्कुल साइटोन जब होता है, साइटोन से जो बाहर जो पतले पतले जो निकलते हैं, इसे डेड्रॉन बोलते हैं। और डेड्रॉन या साइटोन से जो निकले वाले होते हैं, तो साइटोन से प्रारंभ होकर के एक बहुत पतला और लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है। ये जो लंबा है यही तंत्रिका तंतु है, ये तंत्रिका तंतु निकलता है, और यह एक प्रकार के क्या होता है, न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश को आवागमन जो करता है, तो उसको हम संदेश वाहक कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको मैसेंजर कह सकते हैं। तो कहता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास तक ये संदेश पहुंचाने का काम करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें एक्सॉन कहते हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें संदेश पहुंचाने वाले को, तो उसे हिंदी में संवाद बोलते हैं, संवादक बोलते हैं। अंग्रेजी में उसे मैसेंजर की हम लोग बात करते हैं, जो मैसेज पहुंचाता है तो उसको मैसेंजर कहते हैं। और वही काम करता है एक्सॉन। कौन करता है, एक्सॉन करता है, जो सूचना को लाने ले जाने का काम करता है। अब दूसरी बात हम लोग देखेंगे, तंत्रिका तंतु। कि तंत्रिका तंतु आखिर क्या है, तो दूसरा नंबर तंत्रिका तंतु, यह दो प्रकार की होती है। तंत्रिका तंतु कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है संवेदी तंत्रिका तंतु, और एक होता है प्रेरक तंत्रिका तंतु। संवेदी तंत्रिका तंतु को एक और नाम जानते हैं अभिवाही तंत्रिका तंतु, और प्रेरक तंत्रिका तंतु को एक और नाम जानते हैं अपवाही तंत्रिका तंतु। अब ये क्या होता है, तो देखिए ये जो होते हैं आवेग को ग्राही करते हैं, और अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक जाती है। बिल्कुल याद रखेंगे, जो संवेदी तंत्रिका तंतु होते हैं वो हमारे शरीर के हर एक भाग से, यानी कोई भी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करके और मस्तिष्क को देता है, उसको हम लोग बोलते हैं संवेदी तंत्रिका तंतु। आज जो मस्तिष्क से सूचनाओं को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, उसे प्रेरक तंत्रिका तंतु कहते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं कि संवेदी तंत्रिका तंतु जो हमारे सारे शरीर के हर एक बॉडी के पार्ट से सूचनाओं को ग्रहण करके और ये दिमाग को देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संवेदी तंत्रिका तंतु। और दिमाग के सूचनाओं को शरीर के हर एक अंगों को पहुंचाने का काम करता है, उसी को हम लोग प्रेरक तंत्रिका तंतु कहते हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए कहता है न्यूरोलिंक, है ना।
कहता न्यूरोग्लिया। अब ये क्या होता है न्यूरोग्लिया? कहता एक विशेष प्रकार का कोशिकाएं जो मस्तिष्क गुहाओं में को स्तरीय करती है। ये कहता है न्यूरोग्लिया जो है, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। एक आपको इधर सबसे नीचे दिख रहा होगा, ये विशेष प्रकार के कोशिका जो है ये मस्तिष्क यानी दिमाग के जो खाली जगह गुहा मतलब खाली स्थान जो होता है वहां पर स्तरीय होने का काम करती है। कौन? न्यूरोग्लिया। क्लियर? तो ये तीसरा नंबर था। आगे की अगर बात करें तो अगला नंबर पॉइंट देखेंगे, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? कहता कि वह तंत्र जो सोचने के लिए, समझने के लिए या किसी भी चीज को याद करने के लिए, साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य में सामंजस्य मतलब क्षमता तथा संतुलन स्थापित करने का जो काम करता है उसी को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को तंत्रिका तंत्र, या वह जो है तंत्रिका तंत्र कहलाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, वह तंत्रिका तंत्र कहलाता है। फिर से अगर याद रखें तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं क्या, कि वह तंत्र जो सोचने, समझने और किसी चीज को याद करने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों को कार्यों में सामंजस्य मतलब क्षमता और संतुलन स्थापित करने का जो काम करता है उसे यानी कि या वह का तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं या मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है संवेदी अंगों का बना होता है, तंत्रिकाओं का, और मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। कौन? तंत्रिका तंत्र। आगे की ओर बात करें तो तंत्रिका तंत्र भी कितने भाग में बांटे होते हैं? तंत्रिका तंत्र भी 3 भाग में बांटे होते हैं, और 3 भाग में पहला भाग आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा भाग आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है कि स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। अब समझेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो देखिए तंत्रिका तंत्र का वह भाग, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर अथवा तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण मतलब पूरे शरीर पर एवं खुद पर तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, मतलब अपने आप पर काबू रखता है, और इसके केंद्रीय जो होता है तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और यह शरीर के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, ये शरीर के मुख्य अक्ष पर स्थित रहता है। ये 2 अंगों में बटा हुआ है, यानी भाग में बटा हुआ रहता है। पहला होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क का मेरुरज्जु क्या होता है ये सुनाते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे होंगे यानी खोपड़ी के अंदर जो दिमाग रहता है उसको हम लोग मस्तिष्क वाला भाग बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए, या आप हो सकता है ना पता हो तो बिल्कुल जान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जो खोपड़ी के अंदर जो दिमाग होता है उसको हम लोग मस्तिष्क बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे शरीर के अंदर जो खोपड़ी में खाली दिमाग होता है, खोपड़ी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसमें भी दिमाग होता है, और इसके नीचे वाला जो रीढ़ होता है ना, रीढ़ में भी दिमाग होता है, इसे मेरुरज्जु बोलते हैं। और ये वाला जो दिमाग होता है इसको हम लोग स्पाइडल कॉर्नेट या किसी प्रकार से भी नाम जानेंगे, तो ये हम लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ये मेरुरज्जु होता है। अब पहली बात होता है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क के बारे में शुरुआत करेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क अत्यंत कोमल होता है। ये मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है खोपड़ी वाला भाग, खोपड़ी के अंदर बहुत ज्यादा यानी क्या होता है अत्यंत कोमल भाग होता है, जो अस्थियों के खोल क्रेमियम इसे बाहरी अंगों से बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता है। कहता है कि जो मस्तिष्क का जो कोमल भाग है इसको हमारे जो अस्थियों का, अस्थि मतलब हड्डी का, यानी कह सकते हैं कि खोपड़ी का बना होता है, जो बाहर से चोट को क्या करता है ये बचाने का काम करता है। अत्यंत कोमल होता है, लेकिन इसको पर कितना भी अगर हम मारे तो इसको क्या करता है बचाने का काम करता है, बाहरी आघात को, यानी कि हड्डी होता है जो बाहरी आघात से बचाता है हम लोग। कहता है इसके चारों ओर मेनिनसेस नाम के आवरण पाया जाता है, जो ये 3 स्तर का बना होता है। कितने स्तर का? 3 स्तर का, यानी 3 प्रकार कर सकते हैं कि 3 प्रकार से 3 भाग के बना होता है, जिसमें आवरण या झिल्ली के सबसे बाहरी जो परत होते हैं, ये आवरण का और झिल्ली के जो सबसे बाहरी वाला जो परत होता है जिसको हम लोग ड्यूरोमैटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूरोमैटर। और मध्य मतलब बीच वाला जो दूसरा भाग होता है जिसको बोलते हैं एरेक नाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेक नाइट्स बोलते हैं।
और सबसे अंदर जो तीसरा वाला परत होता है, तो तीसरे वाले परत को पाया मैटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाया मैटर कहते हैं। और इसकी बात बिल्कुल नोट पॉइंट में याद रखेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन की बात करें 1400 ग्राम होता है। कितना? 1400 ग्राम, यानी लगभग 1.5 kg का होता है। मनुष्यों के जो मस्तिष्क होते हैं, दिमाग जो होते हैं, ये लगभग 1.5 kg का यानी 1400 ग्राम का होता है। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग अगला कि मस्तिष्क स्टेम क्या होता है। तो मस्तिष्क स्टेम पोन्स वेरेलाई और मेडुला ऑब्लिगेट के में अंतर्गत आता है। ये दो भाग में बढ़ता है। पहला है पोन्स वेरेलाई। अब पोन्स वेरेलाई सुनिए क्या होता है। तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पोन्स वेरेलाई मेडुला के अग्रभाग में स्थित होता है। याद रखिएगा, कहता है तंत्रिका तंतुओं से निर्मित होता है, जो पोन्स के वेरेलाई मेडुला के अग्र मतलब आगे वाला भाग से घिरा होता है, और यह श्वसन का नियंत्रण करता है। पोन्स वेरेलाई जो है ये क्या जी का? श्वसन मतलब सांस लेने और छोड़ने का क्या करता है? नियंत्रण रखता है। और अगला होता है, जे सुनिएगा, अगला है मेडुला ऑब्लिगेटा। अब मेडुला ऑब्लिगेटा क्या है, जो सुनिए। कहता है यह एक बेलनाकार रचना होती है। यह एक बेलनाकार क्या होती है? रचना होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड की, यानी स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरु रज्जु के रूप में पाया जाता है। ये किसके रूप में? ये स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं मेरु रज्जु के रूप में पाया जाता है। मेरु रज्जु मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर के होता है। कहता मेरु रज्जु होता है ये हमारे शरीर के पिछले सिरा जो होता है इससे जाकर के शुरू होता है, और रीढ़ के हड्डियों से न्यूरल कैनाल के अंदर में होता हुआ ये नीचे की ओर बढ़ता है। हमारे शरीर के अंदर जो रीढ़ होता है, रीढ़ के अंदर जो बीच में खोल होता है, यहाँ से शुरू होता है पिछले सिरे से, और शुरू करके ये शरीर के रीढ़ के द्वारा ये नीचे की ओर तक हमारा आ जाता है। नीचे की ओर तक क्या होता है? फैला हुआ रहता है, और इसके द्वारा अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित होता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हमारे मर्जी के खिलाफ होता है, जो मेरे मर्जी से ना होता है, अपने इच्छा के ना हो, तो अनैच्छिक बोलते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया का क्या होता है? ये क्रिया का नियंत्रण करता है। जैसे हृदय का धड़कना, हमारा हृदय का धड़कना हम कहेंगे तब नहीं धड़केगा, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक ये धड़कते रहेगा। हमारे मर्जी रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, ये हमेशा धड़कन करते रहेगा। आप सांस लेना भी बंद कर दीजिएगा फिर भी हमारा हृदय धड़कने रहेगा। तो ये अपने के मर्जी से नहीं, ये अपने मर्जी से चलता है। यानी ये अनैच्छिक क्रिया है जो मेडुला ऑब्लिगेटा के साथ में, यानी मेरु रज्जु के जो अथी है उसके साथ में एक क्लियर होते रहता है। आगे अगर बात करें मेरु रज्जु के बारे में, तो मेरु रज्जु देखिए सबसे पूरा तरह से क्लियर करता है। तथा मेडुला ऑब्लिगेटा के पिछला भाग, ये मेडुला ऑब्लिगेटा जो है इसके पीछे वाला जो भाग दिख रहा होगा, ये मेरु रज्जु बनाता है। क्या बनाता है? मेरु रज्जु बनाता है। और इसका अंतिम मतलब सबसे नीचे वाला जो पूंछ की तरह है, ये एक सिरा पतले सूत्र यानी पूंछ के रूप में होता है, और इसके चारों ओर भी कहता ड्यूरोमैटर, कहता इलेक्ट्रोनाइट तथा पाया मैटर का बना आवरण पाया जाता है इसमें। और यह बेलनाकार, खोखली और पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ के पर चपटी रहती है। क्या रहती है? ये पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ कर चपटी रहती है। तो इसी को हम लोग मेरु रज्जु होता है, जो मेरु रज्जु है। आगे बात करता है मेरु रज्जु, इसके दो प्रमुख काम होता है। पहला कि यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है, और दूसरा ये कि यह मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का भी संवहन करती है। यह प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करता है, और ये मस्तिष्क से आने जाने वाले जो होते हैं उन सभी उद्दीपनों का भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। कौन? मेरु रज्जु। क्लियर? आगे देखेंगे तो सेरिबेलम के बारे में सुनेंगे। अब सेरिबेलम देखिए सबसे खास तौर पे आता है, जो हमारा खास होता है, और ये हमारे पूरे यानी दिमाग के जो पीछे यहाँ पर जो भाग होता है इसी में सेरिबेलम होता है। कहता कि इसके द्वारा कहता ओछी पेशियां नियंत्रित होती है। इसके द्वारा ओछी पेशियां नियंत्रित होती है, जिसके फलस्वरूप हाथ पैर का प्रचलन सुचारू ढंग से हो पाता है। यानी हमारे हाथ पैर है ये सुचारू मतलब सही ढंग से काम करने का जो काम करता है, सुचारू ढंग से जो चलता है, ये हमारा काम करता है। अगर कहता कि सेटिबेलम नष्ट हो जाता है, यानी सेरिबेलम अगर नष्ट हो जाता है, अगर ये सेरिबेलम जो है नष्ट या खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तब उसकी औच्छिक पेशियां में अवरोध पैदा होती है। और जब अवरोध पैदा होगा तो हमारे मुंह का जो जबड़ा है वो सही ढंग से ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। कहता जिससे जबड़ा का ऊपर नीचे सही ढंग से नहीं हो पाता है,
और ये इसी के वजह से होता है, सेरिबेलम की वजह से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट आता है बाबू कि इसके अग्रभाग, तो अग्र मस्तिष्क, यह जो होते हैं मस्तिष्क का सबसे अगला भाग है। अग्र मस्तिष्क जो मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग को अग्र मस्तिष्क कहेंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं, दो भाग में होता है, जिसको हम प्रम मस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम बोलते हैं, और एक होता है डाइएनसेफलॉन। अब डाइएनसेफलॉन के बारे में जानेंगे और जो जानेंगे प्रम मस्तिष्क के बारे में। अब प्रम मस्तिष्क सबसे पहले आता है कि प्रम मस्तिष्क क्या सेरिबेलम का होता है, तो कहते हैं यह मस्तिष्क के शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपर वाला, पार्श्व मतलब ये फैला हुआ होता है, और पक्ष मतलब ये पीछे वाला भाग को क्या करते हैं, ढके रहता है। और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये हमारे दिमाग का सबसे क्या है, बड़ा भाग होता है। अतः जो कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, यानी हमारे दिमाग जितना दिमाग होता है उसके 2/3 यानी 3 में 2 गो आपका यही खाली होता है, तो कहता है कि 2/3 भाग होता है। और इसके गोलार्ध मतलब गोलाकार वाला भाग के अनेक अनियमितता का उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें गाइरस कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइरस। कहता है कि 2 गाइरसों के बीच में अवनमन वाले स्थान को कहता है सल्कस कहते हैं। 2 गाइरस के बीच में जो अवनमन वाले स्थान होता है, उसी अवनमन वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। इसका काम की अगर बात करें तो कार्य क्या होता है, तो सेरिबेलम जो होते हैं गोलार्ध के, सेरिबेलम जो गोलार्ध, सेरिबेलम का जो गोलार्ध होता है याददाश्त के लिए, स्मरण मतलब ये होता है यादें करना, तो स्मरण के लिए इच्छा शक्ति या जिज्ञासा, इसके मतलब ये होता है क्या, यानी कि इच्छा शक्ति की मतलब इच्छा को दर्शाना, तो उसी को बोलते हैं। तो इच्छा शक्ति या जिज्ञासा, ज्ञानवान यानी नॉलेज एवं कहता चिंतन मतलब सोचने का केंद्र है, इसीलिए इसे बुद्धिमत्ता का केंद्र कहते हैं। यानी बुद्धि सबसे ज्यादा जो बुद्धि होता है ये प्रम मस्तिष्क में होता है। क्या, प्रम मस्तिष्क मतलब सबसे आगे वाला मस्तिष्क में होता है। क्लियर। आगे अगर बात करें तो हम लोग जानेंगे डाइएनसेफलॉन। अब डाइएनसेफलॉन क्या है, तो यह भी अग्रभाग होते हैं, मस्तिष्क के क्या होता है, अग्रभाग होता है, कहता जो सेरिब्रम गोलार्ध से के द्वारा ढका रहता है। और इसके भी 2 भाग होते हैं, थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, एक थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस के बारे में सुनिए, तो थैलेमस क्या होता है, जो सुनिए, कहता इसके द्वारा ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव होता है। थैलेमस का काम क्या होता है, जो ठंडे का, गर्म का और दर्द जो वो महसूस करने का काम करता है, जो थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का होता है, तो हाइपोथैलेमस जो होते हैं जो भूख को, प्यास को, गुस्सा को, भूख लगे हो, प्यास लगा हुआ हो, गुस्सा आपका आ रहा है या हमारे शरीर से पसीना हो रहा है, किसी का निंदा करते हैं, प्यार करते हैं, घृणा करते हैं, वो सारे ग्रंथियों का स्रावित करने वाले ये हार्मोन को नियंत्रित करता है, और इसी से हमारा नियंत्रण होता है, किसे, हाइपोथैलेमस से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो पॉइंट है ये हमको बताता है कि प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब प्राणी कंपु जो तंत्रिका तंत्र है ये आपका आता है लास्ट में। कहता है कि यह है युग्मति, कहता है कि गैंग्लियोनिक श्रृंखला का बना होता है, जो मस्तिष्क से आरंभ, मस्तिष्क से शुरू होकर के तथा स्पाइनल कॉर्ड यानी सेरिब्रम के सेक्रॉन भाग में ये भी उत्पन्न होता है, और यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विपरीत काम करता है। पहली अगर बात करें शुरुआत में, तो पहला नंबर कि आंख के पुतली को सिकुड़ाता है, यानी आंखों को, पुतली को सिकुड़ाने का और फैलाने का जो काम करता है, तो वो इसी के वजह से होता है, किसके, यानी प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र की वजह से। दूसरी बात कहता है कि संवेद ग्रंथियों के से पसीने के श्रावन को घटाता है, संवेद ग्रंथियों से पसीना का जो स्राव होता है उसको घटाने का काम करता है। तीसरा है कि हमारे मुंह या हमारे पेट के अंदर जो कई सारे एंजाइम होते हैं, लार ग्रंथियां होते हैं, उसके श्रवण को बढ़ाने का काम करता है। चौथा है कि हृदय का स्पंदन यानी हृदय के धड़कन को, ये धड़कने का काम जो है उसको क्या करता है, घटाने का काम करता है। और अगला यानी 5वां नंबर बात करेंगे कि रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। रक्त में शर्करा मतलब चीनी वाला जो मात्रा होता है उसको कम करता है। साथ में श्वसन के दर को कम करता है, और इसकी क्रिया से बाल नहीं खड़े होते हैं, यानी ये जब क्रिया होगा तो हमारे शरीर के अंदर बाल खड़ा नहीं होते हैं। आगे कहता है रक्त दाब को कम करता है, यानी ब्लड प्रेशर को कम करता है। रुधिर में आरबीसी
के संख्या को क्या करता है, कम करता है। रुधिर मतलब रक्त में आरबीसी की संख्या को कम करता है। और लास्ट है कि तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम एवं सुख की स्थिति उत्पन्न करने के लिए करता है। यानी जिसके अंदर अगर तंत्रिका तंत्र का प्रभाव होता है तो वो आराम करेगा या सुख के स्थिति का क्या करता है, अनुभव करता है। तो हमारा क्लास आज का इतना ही रहा। इसके बाद का जो क्लास रहा, जो अगले पार्ट यानी पार्ट 3 में एकदम धमाल मचा कर आने वाले और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज होगा वो उसी में हम लोग को पढ़ना है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा बिल्कुल लाइक करते चलेंगे, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला पार्ट के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला पार्ट में आप लोग से मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।